अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ कुछ हद तक। मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान और मैं हूँ जी हसन लियाकत। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम अगर ठीक हैं या नहीं है, हम यहाँ पे बैठते हैं, इस मंच पे बैठ के आपको और आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी स्टोरीज और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि आपके जो सुबह के 2 घंटे हैं ये अच्छे से गुजरें और हमारे साथ गुजरें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। खवातीन वज़ात, कल मैंने एक स्टोरी की थी इंग्लैंड के में, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और वो स्टोरी काफ़ी लोगों ने पसंद की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया वाले वहाँ से भी डर के भागे, क्योंकि शायद उन्होंने कहीं हमें सुन लिया या फिर इंडिया से इस तरह की तनकीद सुन ली। अब कुछ खबर इस तरह की आ रही है कि इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की अगर बात की जाए तो उसके जितने भी मैचेस थे वो बाकी तमाम तर मैचेस खेले गए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच पहले उसको कैंसिल किया गया और उसको कैंसिल इंडिया की हरदर्मी की वजह से किया गया। और फिर इंडिया की टीम इतनी माठी टीम थी कि 4 के 4 मुकाबले अपने हार गई हमारे मैच के अलावा। सिर्फ एक मुकाबला उन्होंने जीता और नेट रन रेट के ऊपर वो सेमीफाइनल में पहुंचे और आगे उनका मुकाबला एक दफा फिर पाकिस्तान से पड़ गया। जब उनका मुकाबला पाकिस्तान से पड़ा तो क्योंकि वो पहले एक बाइकआउट कर चुके थे और पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत भरपूर फॉर्म में है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान ने हर टीम को हराया। सो इंडिया को एक खतरा था कि वो अगर पाकिस्तान से खेलेगी तो उनको हार नसीब होगी। सो पहले बाइकआउट और फिर हार के डर से अब वो बाहर हुए, क्योंकि इस दफा ना शाहिद खान आफरीदी का शोर नजर आया कि शाहिद खान आफरीदी खेलेंगे तो हम ये कर देंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। इस दफा यही था कि उनको ये लग रहा था कि वो ऑलरेडी अपने 4 मैचेस हार चुके हैं। अगर ये वाला मैच पाकिस्तान के साथ वो खेलेंगे तो उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा और फिर किस मुंह से वो एक शिद्दत पसंद मुल्क में जाएंगे, ऐसे मुल्क में जाएंगे जहां पे पाकिस्तान के नाम से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से है। और 2026 के ओलंपिक की भी मेजबानी रखता है ना भारत, उसका भी उम्मीदवार है ना वर्ल्ड कप की। तो अगर इस तरह से कर रहा है तो जाहिर है फिर वो भी खतरे में पड़ जाएगी अगर रूल्स के मुताबिक देखा जाए। बिल्कुल ऐसे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी मजे की वीडियो आप देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों को एक तरफ बाय बाय करते हुए दिखाया जा रहा है और एक तरफ बालकनी में शाहिद खान अफरीदी को बड़े चिल और ऐसे अंदाज में दिखाया जा रहा है कि वो उनको देख के, जाते हुए देख के खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये तमाम तर फैंस जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये इंडियन फैंस हैं जो कि बेताब हैं सेल्फी लेने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ। और स्पेशली शाहिद अफरीदी की इतनी मांग है कि वो सुन ही नहीं रहे किसी की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी ये सूरत हाल है। अब आगे देखते हैं कि इंडिया अब क्या करता है। इंडिया क्या करता है? इंडिया घर आएगा, बैग पैक करेगा और पाकिस्तान फाइनल जीतेगा और इंडिया को एक दफा फिर तकलीफ होगी। सिंपल एग्जैक्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस इंडिया यही करेगा जी। आपको पहले से खबर दे दिया हमने। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शुगर का बहरान बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका गुज़िश्ता कुछ दिनों में। और हमने ये भी देखा कि दुकानदारों ने भी इसकी फरोख्त बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट में भी सप्लाई काफी कम हो गई थी। तो अब वफाकी हुकूमत ने शुगर सेक्टर को बाकायदे तौर पर डी रेगुलेट करने का उसूली फैसला कर लिया है और जो फाइनल फैसला है उसकी वज़ीर आज़म की मंजूरी की सूरत में ही होगा नेक्स्ट हफ्ते, मतलब कमिंग वीक में। और वफाकी हुकूमत की जानिब से शुगर इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने के लिए तजावीज़ भी बाकायदा तौर पर तैयार कर ली गई हैं और जिसके तहत हुकूमत सिर्फ अब 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी और उसके अलावा मुदाखलत नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शराकतदारों के साथ मुशावरत से तजावीज़ का हतमी मुसवदा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। और तजावीज़ के मुताबिक हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी और डी रेगुलेट करने पर कीमतें कंट्रोल ना हुई तो फिर सब्सिडी का जो हजम है उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और चीनी सरप्लस होने पर जो बरामद होगी तो किसान को गन्ने की जो बेहतर दाम है वो मिल सकेंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा और शुगर मिल्स को पूरी सलाहियत पर चलाकर इस्तेमाल करने से 2.5 मिलियन टन इजाफी चीनी पैदा की जा सकेगी। रिसोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि मजीद खपत के अलावा इजाफी चीनी जो है वो बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है और 1 माह की खपत के बराबर TCP के जरिए बफर स्टॉक के अलावा बाकी चीनी निजी शोबा डील करेगा, हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है और उम्मीद करते हैं कि अब इस हुकूमत के जो अमल है इससे पाकिस्तान में शुगर माफिया भी कंट्रोल होगा और पाकिस्तान में जो शुगर की किल्लत है उसमें भी कमी आएगी। और ये हर साल हम तो देखते हैं कि शुगर माफिया ये कर गया वो कर गया, शुगर ख़त्म हो रही है, उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं
पहले हमने एक्सपोर्ट कर दी थी, इन तमाम तर चीज़ों से हमारी जान छूटेगी। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए एक ख़बर आपसे शेयर करते हैं गिलगित के हवाले से। गिलगित में हुशे वैली में लैला पीक सर करने के दौरान जर्मन खातून को पैमा लोरा हलाक हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि को पैमाओं की रेस्क्यू मिशन टीम जब मैयत नीचे लाएगी तो हमें इत्तला करेगी। हुशे वैली में लैला पीक सर करने के दौरान जर्मन खातून को पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई थी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह के मुताबिक एक जर्मन खातून को पैमा क्रॉस मरीना के हवाले से बताया जाए तो क्रॉस को आपने सेव कर लिया, वो कह रहे हैं कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरी जर्मन खातून को पैमा लोरा जो कि पत्थरों की जद में आ गई और वो हलाक हो चुकी हैं। जर्मन खातून को पैमा 28 जुलाई को लैला पीक सर करने के दौरान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई थी। 31 साला जर्मन को पैमा लोरा को जर्मनी की सबसे कामयाब एथलीट्स में से एक समझा जाता है, जिसने 2018 की प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स में 2 तलाई तमगे जीते और मजमूई तौर पर 7 आलमी चैंपियनशिप टाइटल जीते हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान में गिलगित में लैला पीक सर करते हुए हलाक हो चुकी है। ये तो जर्मन लेडी थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चोटियों को सर किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मोहम्मद अली सदपार जैसे नाम है, मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन जैसे नाम है जिन्होंने चोटियों को सर किया है। लेकिन ये जर्मन लेडी थी जिन्होंने ये चोटी सर की और उसके बाद वो पहाड़ों की जद में आ गई, पत्थरों की जद में आ गई और अब बाकायदा तौर पर ज़ाहिर उन्होंने नाम तो अपने मुल्क का रोशन तो किया ही है इस तरह की चोटी सर करके। खैर आगे बढ़ते हैं और दुनिया के फेमस यूट्यूबर जेमी डोनाल्डसन, जिन्हें मिस्टर बीस के नाम से भी जाना जाता है या दुनिया जानती है उनको, उन्होंने यूट्यूब पर 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। इस शानदार कामयाबी पर यूट्यूब के CEO नील मोहन ने उन्हें एक खुसूसी 400 मिलियन प्ले बटन पेश किया, जो अपनी नौयत का पहला और वाहिद अवार्ड है। मिस्टर बीस ने इस यादगार लम्हे की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जो देखते देखते अभी तक बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। और इस मौके पर उन्होंने जज्बाती पैगाम में ये भी लिखा कि मेरे इतने ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक दहाई पहले जब मैंने ये सफ़र शुरू किया सब कहते थे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा और ऐसा नहीं होगा कि मैं इतने सब्सक्राइबर्स लेकर आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा जुनूनी हूँ। लेकिन मुझे अपने काम से इश्क था, मेरी लगन थी, मेरी मेहनत थी। मैंने लगातार 7 साल तक बगैर किसी की तरफ देखे अंत तक मेहनत की है और यूट्यूब की दुनिया में जहाँ हर दिन नया मुकाबला होता है, मिस्टर बीस ने साबित किया कि खुलूस हो, इस्तेकामत हो और अनोखे आइडियाज़ से दुनिया भी बदली जा सकती है। कोई काम मुश्किल नहीं होता। और इस वक्त दुनिया में सिर्फ टीवी सीरीज ही ऐसा चैनल है जिसकी सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, वो भी 299 मिलियन पर है। बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा। अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो मिस्टर बीस के इस वक्त तक जो फॉलोअर्स हैं 417 मिलियन हैं और उनके साथ जो सेकंड नंबर पे हैं उनके फॉलोअर हैं 299 मिलियन। तो अभी वो तकरीबन 118 मिलियन का फ़र्क है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हैं तो वो तो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पीछे। तो मिस्टर बीस के कुछ ऐसे काम भी हैं जिनकी तारीफ भी बनती है और बहुत सारे ऐसे काम वो करते हैं सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, कि बंदा हैरान हो जाता है। और उस तरह के कैलिबर के शख्स की जानिब से इस तरह के काम आना काफ़ी अमेजिंग होता है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, स्टोरीज ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बेटी पेंशन का हक शादी की हैसियत के बजाय बुनियादी इंसानी और आईनी हक की बुनियाद पर उसको दिया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से तहरीर करदा 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि बेटी को पेंशन देने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि वो वालिद की वफ़ात से पहले तलाक याफ्ता थी या बाद में, बल्कि पेंशन एक आईनी और कानूनी हक है जो सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद उसके अहल खाना को मुंतकिल होता है। अदालत ने यह भी कहा कि पेंशन खैरात या फिर बख्शिश नहीं है, बल्कि एक जायज़ हक है और इस पे ताख़ीर या गैर ज़रूरी शराइत आयद करना आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 9, 14, 25 और 27 की सरीयन खिलाफ वर्जी है और इसकी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार दिया, जिसके तहत सिर्फ उन्हीं बेटियों को पेंशन का हकदार तस्लीम किया जाता था जो वालिद की वफ़ात के वक्त तलाक याफ्ता होंगी।
अब ये है कि अगर आप वालिद की वफात के वक्त तलाक याफ्ता हैं या उसके बाद भी तलाक याफ्ता हैं, आपको पेंशन मिल सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और पहले आपको पता है इस तरह से कानून नहीं था। पहले जो है वो उनकी वाइफ को मिला करती थी, जो भी हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी तरफ आती थी, बेटी को उस तरह से नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ खास हालात में, मतलब जब तक आप माजूर ना हो, आप गैर शादीशुदा हो या फिर आमदन का कोई जरिया ना हो, तो ये ऐसे खुसूसियात थी जिसमें मिल सकती थी। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसा नहीं है। उस फैसले को जो पहले वाला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वक्त कम है, जैसे हसनैन ने आपको पहले भी बताया। तो एक बात करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नज़र बहुत तेज़ होती है और इंसान को खा भी जाती है। और बीमारी भी जब आपको लग जाए तो उस तरह से वो मोहलत नहीं देती। एक साल पहले की मैं आपसे बात करूंगी, जब 10 करोड़ की 1 नंबर की प्लेट खरीद कर खबरों और सोशल मीडिया पर डिस्कस होने वाला एक नौजवान था जिनका नाम मुजम्मिल पराचा था। वो अब इंतकाल कर गए हैं। मुजम्मिल को कैंसर का मर्ज था और इस बीमारी से लड़ते लड़ते वो जांबड़ ना हो सके और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन एक साल पहले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ सालों पहले जिस तरह से मुजम्मिल का एक नाम था, हम लोग खुद डिस्कस करते थे, न्यूज़ में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो सोशल मीडिया की जीनत बने, इतना उन्होंने नाम कमाया, आगे आए। लेकिन बीमारी है तो बीमारी उनको बिल्कुल ऐसी है, ये इस दुनिया की हकीकत है। 1 करोड़ में नंबर प्लेट खरीदी। हाँ। इसके अलावा आप इनको डिफरेंट व्लॉग्स में देखते रहे और स्पेशली सुनील मंच के साथ भी ये नज़र आए। 10 करोड़ रुपए की ये उन्होंने नंबर प्लेट खरीदी थी। बैग यू पार्डन में 1 करोड़ रुपया क्या गया था। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। कैंसर इनको लाग था और उससे वो जांबर नहीं हो सके। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज पे। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, जहाँ पे महंगाई की मार झीलती आवाम के लिए एक सुख का सांस है। 1 अगस्त से पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। मगर सवाल यह है कि क्या ये वक्ती रिलीफ है, क्योंकि माजी में हमेशा देखा गया है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत फौरी और बड़े इजाफे कर देती है, मगर जब कमी आती है तो रिलीफ महदूद और नाकाफ़ी होता है। तो क्या इस बार वाकई खातर खा फ़र्क पड़ेगा? और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला कर लिया है, लेकिन क्या वाकई चीनी सस्ती होगी? क्या किसान खुश होगा और आम सारिफ को फ़ायदा पहुंचेगा, या फिर एक नया बहरान पैदा होगा? इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे। जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, आज जो चीनी के बहरान के हवाले से अभी आपने आखिर में बात की है, इस हवाले से इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि आप ये जो देखें ना, छोटे छोटे इलाके हैं, यहाँ पर चीनी की सप्लाई ही बंद हो गई थी और लोग महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए थे। और जो दुकानदार थे उसको भी वो फ़रोख्त नहीं कर रहे थे, वो लेकर ही नहीं आ रहे थे, तो फिर फ़रोख्त आगे से क्या करते। और फिर अब बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया, जिसकी मंजूरी हम पहली स्टोरी में भी बात कर रहे थे कि नेक्स्ट हफ्ते दी जाएगी। फाइनल वज़ीर आज़म साहब ही देंगे, जिसमें डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया बाकायदा तौर पर। और ये गजल एक पॉइंट ये भी आप से मैं भी आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ और पूरी पाकिस्तान आवाम से। ये चीनी का मसला हो गया, ये एक ऐसा मसला है कि जो हर 6 महीने बाद या हर साल बाद आ जाता है और इसका कोई हल नहीं है। गंदम का मसला आ जाता है, फोग आ जाती है, स्मॉग आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं, हल कोई नहीं निकलता। हल कोई भी नहीं निकलता। और देखें कि हर 6 महीने बाद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर 6 माह बाद हम इसी तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की बात करें तो अभी जो पेट्रोल, कल तो खैर हम बात कर रहे थे कम होगा, अल्लाह करे कि 9 रुपए बताया तो 9 रुपए कम 9 रुपए कम हो जाए। लेकिन इस तरह से मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कोई ना कोई नया बम जरूर गिरता है। अब चीनी देखे, अब ये है कि ज़रूरत की अशिया पे आती है और डेली बेसिस की हमारी रूटीन है, हर घर की ज़रूरत है। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा फुकदान था, इतना ज़्यादा बहरान क्रिएट हो गया था कि लोग परेशान होकर रह गए थे। साथ ही साथ अगर मैं शरह सूद के हवाले से बात करूं तो कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें स्टेट बैंक का शरह सूद को 11% बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। और इस मुतालिक भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन
चलें, अभी हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिए, डॉक्टर कैस असलम साहब ने। आप इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं, हम शरह सूद से स्टार्ट कर लेते हैं। कल पॉलिसी का ऐलान हुआ है और स्टेट बैंक ने 11% पर बरकरार रखने का फैसला ही किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? कैस साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर कैस असलम साहब, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। आप अगर म्यूट से हटाएंगे तो आपकी आवाज़ भी हमें आ जाएगी। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बस कुछ ही लम्हात में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, स्पेशली जो शरह सूद के हवाले से गज़ल ने सवाल किया था। इसके अलावा बहुत सारे और सवालात भी हैं, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से सवालात हैं, फिर शुगर माफिया को किस तरह से हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। कैस साहब, आपको अब आवाज़ आ रही है? आप ज़रा बताइएगा। कैस साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलें जी, कैस असलम साहब से हमारा राब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा। इनसे हम राब्ता कर रहे थे और ये तमाम तर इशूज़ हमने उनसे डिस्कस करने थे और यकीन तौर पे ये एक ऐसे इशूज़ हैं जो कि आवाम के इशूज़ हैं और दिल्ली के इशूज़ हैं। चीनी का महंगा होना, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर नीचे होना, इसके अलावा बहुत सारे और बहरान हैं जिसका अवाम उन्नास से या फिर डायरेक्ट जो कंज्यूमर है उससे ताल्लुक होता है। तो लोग बड़े दिलचस्पी के साथ सुनना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखें ना कि जब हमारी हुकूमतें बढ़ाते वक्त तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, लेकिन कम करते वक्त बहुत कम करती हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह से चीनी वाले सेक्टर की हम बात करें, उसको डीरेगुलेट करने का फैसला किया है, तो इससे आम सारिफ पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही सवाल जानने के लिए एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने। सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। मेरी आवाज वीडियो आ रही है? ठीक, एवरीथिंग इज क्लियर। डॉक्टर साहब, गजल ने सवाल किया था शरह सूद के हवाले से, उसको बरकरार रखा गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हमारे मुआशी इशारे अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि टू लिटिल टू स्लो। ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये 9% पे आना चाहिए, 8% पे आना चाहिए, ताकि जो है इंडस्ट्री जो है वो आसानी से लोन लेके अपने आप को एक्सपेंड कर सके। अभी स्टेट बैंक ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन 7.2 पे चली गई है, तो ये कोई अच्छा इशारिया नहीं है। गवर्नमेंट तो 0.4 पे कह रही थी। तो ये जो महंगाई बढ़ी है, ये जो एनर्जी कॉस्ट भी स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है कि एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। तो बात यह है जी कि अगर एनर्जी भी बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेंगे, तो फिर ये कांस्टेंट जो सरह सूद रखा है, ये बैंकिंग सेक्टर को तो कर सकता है सपोर्ट, ये बड़ी इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर देगा, मगर छोटे कारोबारियों को और नीचे लाना चाहिए। इनको 2 महीने जो हैं वो दे आर नॉट इनफ। आई थिंक जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि टू लिटिल टू लेट, इसको जल्दी से और नीचे लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, हमें डिवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें जो एसएमईज हैं उनको सपोर्ट चाहिए। सही। तो अच्छा सर, आपको लगता है, क्योंकि आप हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर कीमतें उस तरह से कंट्रोल में नहीं आती, मैं अगर शुगर सेक्टर की बात करूं जिसको डीरेगुलेट करने का फैसला किया जा रहा है, तो फिर सब्सिडी का सहारा लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि सब्सिडी का सहारा लेना लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेह नहीं होगा फिर ये? देखें जी, सब्सिडीज, पहली बात तो ये कि आईएमएफ ने इजाजत देगा सब्सिडीज देने को। दूसरी बात यह है कि आप लेवीज कम कीजिए, आप टैक्स कम कीजिए, आप एनर्जी कॉस्ट में से लेवीज निकालिए ताकि सब्सिडीज आपको ना देनी पड़े, और वैसे और एज आई सेड इंटरेस्ट रेट को और नीचे लाइए ताकि आपको जो है ये ना देना पड़े सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडी जो है वो कुछ लोगों को तो फायदा दे जाएंगी, वो कहीं से तो निकालनी है ना, तो वो फिर आप टैक्स ज़्यादा लगाएंगे और वो ठीक नहीं है, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा हो जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से बात हो रही है कि वो शायद 9 या 10 रुपए कम होगी, लेकिन अगर आलमी मंडी में देखा जाए तो बहुत ही कम प्राइसेस हैं, तकरीबन 66 रुपए फी बैरल है। एक तारीखी कमी हमें देखने को मिल रही है। फिर जो सऊदी कंपनीज हैं, कतर की कंपनीज है, ऑयल कंपनीज की बात करूं, उन्होंने प्रोडक्शन अपनी कम कर दिया क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं है, बहुत कम है। सो हमारी पाकिस्तान में प्राइसेस ऊपर से ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजह है और क्या ये पॉलिसी ठीक है? क्योंकि जब प्राइसेस कम हो तो उसका डायरेक्ट जो फायदा है वो आवाम को होना चाहिए। देखें, बात यह है कि जब आप एक खास तबके को मराते देना चाहते हैं, जब आप इन हाउस ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर ये ठीक नहीं रहता। अभी भी चीनी का बहरान आप जो कह रहे हैं, वो आपको पता है कि ये चीनी की जो 98 आई थिंक है इस मुल्क में, वो ज़्यादातर तो उन्हीं लोगों के पास हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, और शायद कुछ ऑपोजिशन के लोगों के पास भी हों। तो और ये कोई इशू नहीं है कि एक्सपोर्ट कर दी गई और इंपोर्ट कर दी गई, ये फ्री होना चाहिए। सरप्लस हमेशा एक्सपोर्ट होते हैं, मगर इतना आप 3-4 तरीके से मिल मालिकों को जो सपोर्ट दे रहे हैं कि गन्ने की क्रशिंग जो है उसमें प्राइस नीचे ला रहे हैं, किसान को नुकसान दे रहे हैं। मिल जो बाजार में चीनी आ रही है उसको आप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, आप कंज्यूमर को डाल रहे हैं, आप बैंकों को प्रॉब्लम डाल रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं सर कि हर सेक्टर को ही प्रॉब्लम हो रही है इस सारी सूरत हाल से। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते मजीद इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या फैसला आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये तमाम तर मैशत की सूरत हाल थी जिस पर कर रहे थे डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे हम सियासत के मैदान से, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी हलचल चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ की सेनेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दस्तबरदारी ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। और दूसरी जानिब पंजाब में नून लीग और पीटीआई के बीच पीपल्स पार्टी अपना कोई मकाम बना पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं। और फिर जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर फातिमा भुट्टो ने भी नई जमात का ऐलान किया है। आज के सेगमेंट में ये भी बात करेंगे, लेकिन मजीद भी कुछ बातें बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा जो 5 अगस्त को एहतजाज शुरू होना है उसके हवाले से भी बात करनी, क्योंकि पहले हमें बताया गया था कि कासिम और सुलेमान नहीं आ रहे, इमरान खान साहब ने उनको मना किया, लेकिन कल अलीमा खान साहिबा की जानिब से एक और बयान सामने आया। पहले मैं चाहता हूँ कि उस बयान को सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। बाप ही काफी है लीड करने के लिए, तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे? ये उनके पास नाइकॉप है। क्या आप चाहते हैं कि आपके शहरी वापस ही ना आ सके क्योंकि सिर्फ वो एक अपने वालिद को क्यों ना मिले आके? तो ये इन्होंने कभी राना सनाउल्लाह लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो बच्चों को कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। उनका वालिद जेल के अंदर बैठा है, तो अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँ बच्चे भी ना। तो अब इसके ऊपर मैं मजीद क्या बात करूं, अपने गेस्ट की तरफ ही चलते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। इफ्तिखार शराजी से आपने मैं ज्वाइन कर लिया। आप एंकर पर्सन हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो शुरू में अपनी बात से ही करूंगी जो इब्तिदा में मैंने बात की थी नशिस्त के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जो दस्तबरदारी हुई है, क्या वजह आपको नज़र आती है और क्या लगता है आपको इस हवाले से आगे चलकर क्या होने वाला है? देखिए, मेरे ख्याल में खैर पख्तूनख्वा के अंदर तो मालूम ही है आपको कि नंबर गेम्स तो कभी भी पीपल्स पार्टी को वहाँ पे फेवर नहीं कर रही थी, और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वहाँ पे उनकी रुबीना खालिद साहबा पहले मुंतखब हुई। तो मैं नहीं समझता कि कोई एक वजह ये होगी कि शायद उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वहाँ पे किसी जमात के साथ। बुनियादी तौर पे नंबर्स जब फेवर ना करें तो आप इस तरह की एक्सरसाइज से बाहर चले जाते हैं, और आपको मालूम है कि इस वक्त वहाँ पे नंबर गेम्स जो है वो पीटीआई के फेवर में है। तो मुझे लगता है कि यही वजह है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और ना ही इस वक्त सियासी जमातें बिलखुसूस
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गोया कि किसी किस्म की पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के एक तो मूड में नजर नहीं आ रही। और फिर मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। ये जमातें, इन्हें किसी की तरफ देखना पड़ता है। और अगर मुल्क के अंदर कोई रिकन्सिलिएशन की फिजा बनेगी तो इन्हें कहीं से अप्रूवल दरकार है, वो मिलेगी तो तब ये आगे बढ़ेंगे। वरना अगर इनका दिल चाहेगा भी सही तो किसी किस्म की इस तरह की रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह एक छोटे से एपिसोड के बाद हम कोई उम्मीद लगा बैठे कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठेंगी और अफवाम व तफहीम से एक दूसरे को स्पेस दे के इस मुल्क की पार्लिमान को इज्जत देंगे और साथ में जमहूरियत को सही मानों में रेस्टोर करेंगे। मुझे नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शराई साहब, दूसरे मुद्दे पे भी मैं बात करना चाहता हूँ। अलीमा खान साहिबा का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया जहाँ पे उन्होंने कासिम उर सुलेमान के हवाले से बताया कि वो पाकिस्तान आएंगे। हालांकि इमरान खान साहब इसको रिफ्यूज़ कर चुके हैं, वो मना कर चुके हैं। अब ये पीटीआई में ये एम्बिग्विटीज़ का सिलसिला तो आपको पता है आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 साल से जारी है। अब ये कौन डिटर्मिन करेगा कि तहरीक किस तरह की होगी, कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा? देखिए, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर। अब उसके बारे में आप डाउट कर सकते हैं कि बाय डिज़ाइन है या फिर उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि जो अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, लिहाजा वो दूसरे किसी ग्रुप के साथ खड़े नहीं होना चाहते, उनकी अच्छी तजवीज़ को भी वो दिल से कबूल नहीं करना चाहते और एक यूनिटी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। लेकिन आपने देखा है कि पिछले अरसे में अगरचे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अगरचे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब है, लेकिन हमेशा एहतजाज की अनाउंसमेंट एक सूबे के वज़ीर आला के जिनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। अगर देखा जाए तो खैर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी की क़यादत भी जुनैद अकबर साहब के पास है, उनके पास नहीं है। लेकिन अनाउंसमेंट हमेशा उनकी जानिब से हमें सुनने को मिली, 5 अगस्त की हो या फिर 90 दिन का गैप हो, जो कुछ भी हो। तो मेरा ख्याल में अभी वो लगता है कि स्टेट ऑफ डिवीजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तो बरकरार है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब के साहबजादों का पाकिस्तान आना है तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी इस हवाले से कई हल्कों से गुफ्तगू की, जानने की कोशिश की क्या वो अमली सियासत में अब कदम रख रहे हैं, अपने वालिद की रिहाई के लिए वो पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वाहिद वो उनका मकसद यही है कि वो अपने वालिद से मुलाकात करें, उनसे मिलें। और बाकी जो इस वक्त वो अमेरिका में या फिर अब बरतानिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी वो लॉ मेकर से, पार्लियामेंटेरियन से मिलेंगे और वहाँ की पार्लियामान को सेंसिटाइज करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम है, ह्यूमन राइट्स के जो इशूज़ हैं इनको लेके एक दबाव की कैफियत बनाई जाए। वरना आमली सियासत में उनका आना या इस तहरीक को लीड करना, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई ना डिसीजन हुआ है और ना वो ऐसा करेंगे। यकीनी तौर पर वो अपने वालिद से मिलेंगे और यहाँ तक उनकी एक्टिविटी महदूद रहेगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपकी क्या इस हवाले से असेसमेंट है कि उनको अमेरिका जाने से हासिल क्या हुआ? हमने देखा कि बहुत हाइप क्रिएट की गई, अमेरिका जाएंगे, फिर मुदाखलत के हवाले से भी बातें की जाती रही। हालांकि पहले हम देखें तो वो खुद ही मुदाखलत के खिलाफ थे। फिर हमने देखा कि कुछ मतलब कोई सिग्निफिकेंट सी चीज़ हमें नज़र तो नहीं आई ट्वीट्स के अलावा। तो इस अब दोबारा जाना अमेरिका में, वहाँ जाके मुलाकातें करना और फिर वापस चले जाना, इससे फिर उन्होंने क्या हासिल किया? जी बिल्कुल, इस पे ज़रूर ये सवाल बनता है कि क्या एक ऐसा मुल्क के जिसके बारे में उनका पहले तो ये शिकवा था कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई और उनको इक़्तिदार से बेदखल अमेरिका ने किया, तो फिर ऐसे मुल्क के पास क्या जाना चाहिए था? वहाँ जाके ये बात करनी चाहिए थी। यकीनी तौर पे इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक इशूज़ है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर दीगर फोरम भी मौजूद हैं। तो पहले तो उनको ये देखना चाहिए था कि उनकी अपनी जमात मुल्क के अंदर अपने रहनुमा की रिहाई के लिए या उनके खिलाफ अगर वो समझते हैं कि सियासी मुकदमात हैं, उनके खात्मे के लिए कितनी तगदो कर रही है। तो मेरे ख्याल में वो हमें लगता है कि उसके अंदर भी कितने में सिंसेरिटी नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये मामला कि अमेरिका भी जो मुल्क है उसकी यकीनी तौर पे हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान के अंदर कई मामलात के अंदर मुदाखलत के एक हमें ज़रूर मिलते हैं हिस्ट्री में शवाहिद। लेकिन यकीनी तौर पे अगर वो ऐसा करते भी हैं तो वो अपने मफादात को सामने रख के करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है या मुल्क की हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई ऐसा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि वो किसी भी एक नुक्ते को वजह बना के पाकिस्तान के ऊपर
दबाव की कैफियत बनाएं। तो मेरा ख्याल में उनको ये असेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए थी कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं कि जो अमेरिका को भी फेवर नहीं कर रहे, तो यकीनी तौर पर उनका जाना शायद सूदमंद होता। लेकिन मुझे तो लगता है कि आज ही आपने खबर देखी है कि वो अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आ रही हैं। पाकिस्तान के साथ टैरिफ के मामला बड़ी खुशूसी के साथ तय किए जा डे रहे बाय हैं। डे क्लोज तो इस होता जा वक्त रहा है तो अमेरिका। जी बिल्कुल ऐसे तो मेरा ख्याल में ऐसे मौके पे इस तरह की एक्सरसाइज अब उनको किसने एडवाइस किया? जुल्फी बुखारी साहब या बाकी लोगों ने जिन्होंने कहा कि वो जाएं अब जाके वहां पे कुछ कांग्रेसमैन से मिले। तो मेरा ख्याल में मुझे लगता है कि एक्सरसाइज इतनी सूदमंद साबित नहीं हुई। रादर इसको लेके उनके ऊपर एक तनकीद जरूर आई है कि डोमेस्टिक इशूज को किसी दूसरे मुल्क पे ले जाकर डिस्कस डिबेट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी है। सीनियर साफ़ी तज़किया निगार इफ्तिखार शिराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच। ख़वातीन वज़ात, ये था हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट। यहाँ पे वक्त पहुँचाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कि जाए कि नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब ख़वातीन के लिए हम अक्सर बात करते रहते हैं और ख़वातीन के लिए एक और काबिल फ़ख्र लम्हा है। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को मिली पहली खातून ड्राइवर निदा सौले, जो कि यूईटी से तालीम हासिल की उन्होंने। और निदा ने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी मैदान मर्दों तक महदूद नहीं रहता। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि निदा जैसी बेटियाँ हमारा फ़ख्र हैं और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निदा हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं और उनके सफ़र के हवाले से उन्हीं से पूछते हैं। निदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको सबसे पहले बहुत मुबारक भी हो। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसी जर्नी थी आपकी, बताइएगा। थैंक यू सो मच राइटिंग मी। ये सफ़र जो है वो एक विजन के साथ स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर यही सोच थी कि औरतों को आने वाली इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि मैंने ऑरेंज लाइन एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर ज्वाइन की थी और उसके बाद एक ट्रेन ड्राइवर बनना बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसने ट्रेन चलाई हो। तो जब मैंने ये विजन का आगाज़ किया तो इस रास्ते में मुश्किलात भी हैं, लेकिन इस चीज़ को इस सफ़र को आसान बनाने में मेरी मैनेजमेंट ने, जिसमें मेरी चाइनीज़ मैनेजमेंट है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके अलावा जो है वो ये वाली जो सारा ड्यूरेशन है, क्योंकि हम जब स्टिग्मेटाइज कर देते हैं पाकिस्तान में फीमेल्स को कि वो या तो डॉक्टर, टीचर या होम मेकर्स तक महदूद हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इंजीनियर या ट्रेन ड्राइवर की तो इस तरह के शोबों में हमें सिर्फ मर्दों का ख्याल आता है। जब ये वीएन को मैंने लीड करना था तो मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोचती थी कि ये सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं है, बल्कि एक बैरियर को ब्रेक करना है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई ट्रेन ड्राइवर थी नहीं और ये एक गैप को फिल करना पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये बताइएगा कि दुनिया तो ये सोचती है कि ख़वातीन को टीचिंग करनी चाहिए या फिर वकालत करनी चाहिए, लेकिन ये खातून ने किस तरह सोचा कि उनको ट्रेन ड्राइवर बनना चाहिए? आपने कब ये सोचा? क्या शुरू में ही आपका ये दिल था कि आप बड़ी हो के ट्रेन ड्राइवर बनेंगी? जी, जैसा कि मैं बचपन से मेरा ख्याल था, मुझे ट्रांसपोर्टेशन जैसे शोबों में मेरा इंटरेस्ट होता था। जब भी मैं स्कूल से वापसी पर भी ये देखती थी, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं था। लेकिन जब ऑरेंज लाइन का मनसूबा का आगाज़ हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल चुका था कि अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हुई है यूटी लाहौर से, तो मुझे जो है वो मैं सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैं एज अ इंजीनियर ही आई थी, लेकिन इस विजन को जब मैंने देखा कि जहाँ पे ट्रेन डिस्पैचर हैं, कंट्रोलर्स हैं हमारे, वहाँ पे मेल वर्कर्स के साथ साथ फीमेल वर्कर्स भी काम कर सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी औरत और मर्द को इक्वल करार दिया और दोनों के अंदर सेम कैपेबिलिटीज हैं। उसी चीज़ को इन्हांस करने के लिए मैंने इनिशिएटिव शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है आज ये सक्सेसफुल है। बिल्कुल निदा, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, हमें आपकी इंस्पिरेशन भी नज़र आ रही है, आपका हौसला भी, आपका अज़्म भी नज़र आ रहा है मुझे। और इससे ना आपने अब बहुत सी ख़वातीन के लिए राहें हमवार कर दी हैं। एक गैर रिवायती सा शोबा आपने इसको पिक करके मुझे ये बताएं कि क्या स्टार्ट में आपको कोई रेजिस्टेंस फील हुई फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से कि इस तरह से ट्रेन चलाना, वो भी लड़की का? जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस तो थी काफ़ी। पेरेंट्स ने भी पहले रोका कि इस तरह के शोबों में तू जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उनके साथ ही शेयर किया गया कि ये एक लीडिंग रोल है और इस तरह के शोबों में आना खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है,
और अगर बात की जाए टेक्निकल शुबों की तो पाकिस्तान में अगर औरतें टेक्निकल शुबों में आती हैं तो मुझे लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की तरह पाकिस्तान भी जो है वो इन मैदानों में भी कम्पीट कर सकता है। जहाँ पर इस तरह के शोबों में औरतें आएंगी तो पाकिस्तान की तरक्की भी की राह भी हमवार होगी। अच्छा निदा, मुझे ये बताइए कि डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, उसके बाद आप एज ए इंजीनियर ऑरेंज लाइन में शामिल हुई, फिर उसके बाद आपने सिर्फ एक खवातीन के लिए मशाल राह बनी और आप ड्राइवर बन गई। सो बहुत सारे आपके इंजीनियर दोस्त भी आपको कहते होंगे कि डिग्री करने का फ़ायदा क्या था, तो इस जुमले का क्या करती हैं कि इंजीनियर होने के साथ साथ आप ड्राइविंग कर रही हैं? जी बिल्कुल, पहले तो यह कि ऑरेंज लाइन में बड़ा एडवांस मेट्रो सिस्टम है। यहाँ की जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, तो एज एन इंजीनियर आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए अगर आपने इस ट्रेन को चलाना भी है। ये एक नॉर्मल ट्रेन और नॉर्मल कार ड्राइविंग की तरह नहीं है, इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और डिफरेंट टेक्निकल सिस्टम है। पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है जिसको सारे को पढ़ कर ही हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा जब मैंने ये वीएन शुरू किया और ट्रेन ड्राइवर बनने की मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो शुरू में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मुझे इस तरह के रेजिस्टेंस फेस होती थी कि इंजीनियर हो, ज़रूरत नहीं है तो क्यों कर रही हो। लेकिन ये जेंडर नॉर्म्स को, इन बैरियर्स को हम खवातीन ने ही ब्रेक करना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान को चलाने वाले भी आगे हम ही लोग हैं। इस तरह की कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगी और आगे आने वाली बच्चियों के लिए भी राहें हमवार करेगी। सही। और निदा, मुझे ये भी बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए स्पेशली, तो पाकिस्तान में इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेनिंग के हवाले से फॉर वुमेन्स, या फिर मज़ीद इसमें इस्लाहात होनी चाहिए? जी मुझे लगता है कि इनफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, उनको अवेल करना और अच्छी तरह यूटिलाइज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे आने वाली लड़कियों को भी यही कहूँगी कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद अच्छे शोबों में, जिस भी शोबे में वो आने चाहती हैं, बाशख्सियत बाकिरदार रहकर वो हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है। और निदा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप जब ऑरेंज लाइन की ड्राइवर बन चुकी हैं, सो इसमें अब खवातीन के लिए भी कोई कोटा मखसूस किया गया है कि खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, और क्या आपके बाद भी किसी खातून ने अप्लाई किया है और वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया को मुकम्मल अबूर कर सकी है? जी बिल्कुल, हमारे ऑरेंज लाइन में जब मेरा ये ट्रेनिंग का कंप्लीट सक्सेसफुली पीरियड कंप्लीट हो गया और जब मैंने मेन लाइन पर अकेले ड्राइविंग करना स्टार्ट की, तो उसके बाद हमने ऑरेंज लाइन ने काफ़ी औरतों को मौके फराहम किए हैं और अभी हमारे पास काफ़ी लड़कियों ने हमें ज्वाइन भी किया है और वो भी अंडर ट्रेनिंग है। सही। सही। और अब निदा का नेक्स्ट गोल क्या है, क्योंकि निदा इंजीनियर भी हैं, हाँ, निदा ड्राइवर क्या भी ड्राइविंग हैं। ही करनी है, कुछ और भी करना है? हाँ। बिल्कुल, अभी तो यही है कि जो आगे आने वाली लड़कियां उनकी ट्रेनिंग को भी देख रही हूँ और मजीद जो है वो इस तरह के जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर लड़कियां अपने आप को अंदर घबराहट फील करती हैं, वो इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लड़कियां भी स्ट्रॉन्ग बने और इस तरह के शोबों में आए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व करूंगी। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी लड़कियां इस वक्त आपको सुन रही होंगी जो कि आपकी तरह जिनको ये ख्वाहिश होगी कि वो ऑरेंज लाइन चलाएं या फिर ड्राइविंग के शोबे में जाएं। स्पेशली अगर ऑरेंज लाइन की बात की जाए, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई का क्राइटेरिया क्या है, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? फिर आपने कहा कि बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं और ट्रेनिंग जारी भी है बहुत सारी लड़कियों की, तो ये सारे प्रोसेस तो बताइएगा क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ऑरेंज लाइन के ऑफिशियल पेज पे ये चीज़ जो है वो जब भी बैच की ट्रेनिंग होती है तो डिस्प्ले होती है, उसमें लड़कियां भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें एजुकेशन के साथ साथ इनका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ का क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन चलाना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो एजुकेशन के लिए आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए इस शोबे में आने के लिए। उसके अलावा जो भी लड़कियां आना चाहती हैं वो फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी मेंटली और इमोशनली अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर लें कि उन्हें इस फील्ड में आने का खौफ ना रहे। सही। निदा, आप पिछले सवाल के जवाब में आप कह रही थी कि आप ट्रेन भी कर रही हैं, तो आप बाकायदा फिर क्लासेस देती हैं लड़कियों को इस हवाले से? जी बिल्कुल, अपनी ट्रेनिंग भी मेरी साथ साथ जारी है। जब मैं कुछ ऐसे दिन भी हैं मखसूस जब मैं ट्रेन ड्राइविंग सिर्फ करती हूँ और फिर बाद में मैं लड़कियों की ट्रेनिंग भी देती हूँ। अच्छा, अगर एक लड़की ने आज आपको ज्वाइन किया है ऑरेंज लाइन में और वो ड्राइवर बनना चाहती है, सो प्रॉपरली उसको मतलब ऑरेंज लाइन की ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए कितने महीने का या कितनी ट्रेनिंग का इंतजार करना पड़ता है, कितने महीने का इंतजार करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और
6 माह जो है वो लड़कियों को ये चीज सिखाई जाती है। लड़कियां लड़के, ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन ये 6 मंथ है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल प्रोटोकॉल्स हैं जिनको पूरा करना होता है। हमारे डिपार्टमेंट की और डिजाइन की डिफरेंट एसओपीज हैं। कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स ने भी बनाई हैं जो हमने ट्रांसलेट की हैं अपने सिस्टम को, एडवांस सिस्टम को समझने के लिए। और जो है वो कुछ और डिजाइन की भी हैं। तो उन सारे सिस्टम्स को कवर करते करते जो टोटल जो है वो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है। सही। और ये 6 मंथ में एक फ्रेश इंसान ट्रेन हो जाता है, ट्रेन चलाने के काबिल हो जाता है? जी बिल्कुल। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो है वो मेन लाइन पर उसको अलाउ कर दिया जाता है, वो अकेला ट्रेन चला सकता है। और क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, लेकिन ये बताइए कि जो नई खातून आती है उसके लिए डिग्री का क्राइटेरिया क्या है? क्या वो मैट्रिक के बाद आती है? क्या वो एफएससी या फिर एफए के बाद आती है? या उसके लिए भी कोई मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट आपने रखी है ऑरेंज लाइन चलाने के लिए? जी, इसकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बीएस टेक्नोलॉजी है, ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए। यहाँ इंजीनियरिंग है, जिसने भी इस तरह के शोबों से उसका ताल्लुक है वो ही आ सकता है। इसमें साइंस का जो है वो एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब इफ यू डोंट हैव डिग्री सो आप नहीं आ सकते, आपके लिए डिग्री होना लाजमी है। जी जी। सही। तो क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है? मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बाद भी आ सकता है, क्योंकि छुट्टियां होती है, लोग कहते हैं कि नहीं, हम वो सीख कह लें। रहे हैं कि जब तक इंजीनियरिंग की डिग्री अच्छा, नहीं होगी तो नहीं आ इंजीनियरिंग की सकते। डिग्री जी। के अलावा कोई भी नहीं आ सकता? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डिग्री, बीएस टेक्नोलॉजी भी जो है वो इंजीनियरिंग से ही रेलिवेंट है। इस तरह की फील्ड्स का होना जरूरी है। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। निदा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अपने सफर के हवाले से रही थी और साथ साथ ये बता रही थी कि किस तरह खवातीन इस सफर में शामिल हो ये बात सकती तो हैं। है कि निदा ने खवातीन के लिए एक राह हमवार कर दी है। बिल्कुल। लेकिन जो इंजीनियर क्राइटेरिया होने के है, साथ साथ। हाँ, क्राइटेरिया है थोड़ा सा टफ है, हाँ। क्योंकि जाहिर है जो लोग जिनके पास उस तरह से डिग्री नहीं है टेक्नोलॉजी की या फिर इंजीनियरिंग की, तो फिर वो क्या करेंगी। लेकिन फिर भी निदा ने एक बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल ऐसे है। खवातीन वज़ात ये थी निदा, जो कि हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी इनकी। यहाँ में वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, कि जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करने लगे हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। ये सिर्फ एक खून की बोतल का इंतज़ार एक शख्स करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी हर महीने दूसरों के खून की मोहताज होती है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों की है, जो थैलेसीमिया जैसे लाइलाज मर्ज के साथ रोज़ जीते और लड़ते हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा खामोश जिन्याती मर्ज है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। इस बीमारी पर बात करेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के लिए हमें डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे तरह से हसनैन ने इब्तिदा में बात की है कि ये एक जन्याती मर्ज है, तो थोड़ा सा हमें पहले एक्सप्लेन करें कि ये मर्ज किस तरह से फैलता है, असल में है क्या, किस तरह से पता चलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली थैलेसीमिया ये एक जिस तरह जीनियाती आप कह रहे हैं, विरासती तौर पर माँ बाप की तरफ से बच्चों में शिफ्ट होता है। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम लोग गले में एक जंजीर डालते हैं और उस जंजीर की कड़ियाँ होती हैं, एक दूसरे के साथ वो मिली होती हैं। तो ये कड़ियाँ जीन्स की होती हैं, डीएनए की होती हैं हमारे, जिन पे हमें अल्फा और बीटा चेन कहते हैं। तो ये कड़ियाँ खराब हो जाती हैं। जब ये कोई कड़ी एक खराब हो जाती है जीन की, वो दूसरे के साथ मिलती नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारी खराबियां आ जाती हैं। और ये वो खराबी है जहाँ पे बॉडी अपना वर्क, इम्यून सिस्टम अपना वर्क नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर बोन मैरो अपना वर्क नहीं कर सकता, और ब्लड के अंदर जो नॉर्मल सेल उसको प्रोड्यूस करने चाहिए वो सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और ये जो बेसिक खराबी है जीन की, डीएनए की, ये माँ बाप से जब शिफ्ट होती है तो फिर सारी जिंदगी ये ठीक नहीं हो सकती। और अच्छा, जब इसको ठीक नहीं हो सकती, जी जी, आप कुछ बता रहे थे। जब ये ठीक नहीं हो सकती तो फिर ये पेशेंट सारी जिंदगी डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि इसकी बॉडी तो वो वर्कआउट कर नहीं सकती। तो ये डिपेंडेंट रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जिस तरह माँ बाप की तरफ से एक शिफ्ट होती है, एक तकलीफ, इंतहाई तकलीफ दे सारी जिंदगी डिपेंडेंसी, इसलिए इस बच्चे की डिपेंडेंसी सारी जिंदगी जो है ना वो ब्लड की तरफ होती है।
और ना सिर्फ ये बच्चा अपने खानदान पे बोझ होता है बल्कि मुआशरे पे भी बोझ होता है, क्योंकि मुआशरे को भी इसके लिए ब्लड जो है ना वो सप्लाई लाजमी जारी करनी पड़ती है, जिसका बहुत ज़्यादा खमियाजा मुआशरे को भी भुगतना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जब ये बीमारी एक दफ़ा से शुरू हो जाए तो इसका कोई हल तो है नहीं खून के अलावा, लेकिन इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है? जब इस तरह का कोई मिलाप होता है दो खानदानों के दरमियान, तो उससे पहले ही तो इसकी रोकथाम मुमकिन है। मतलब कोई टेस्ट वगैरह करवा लिए जाए? जी बिल्कुल, इसकी रोकथाम तो बहुत आसान है और पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन है, कानून है, लेकिन बदकिस्मती से बाकी कवानीन के तरफ हमारे पाकिस्तान में भी ये कानून जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बेसिकली अगर शादी से पहले लड़की और लड़के का एक जस्ट हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवा लिया जाए, इसको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपए का टेस्ट है, तो वो दोनों खानदान बच जाते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज़ को बड़ा एक ताना समझा जाता है, लो जी हम बच्चे का टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, हालांकि हमारे ये साथ ईरान है, दूसरे मुल्क हैं बहुत सारे। ईरान इस वक्त बिल्कुल थैलेसीमिया फ्री है क्योंकि उन्होंने उस टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करवा दी। अब थोड़ा सा इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से देखें कि हमारे मुआशरे पर किस हद तक अजाब जो है और कितना बड़ा बर्डन है कि हर साल लाखों बॉटल्स ब्लड की ज़ाया होती हैं। एक माँ बाप को जब बच्चा पहला बेचारों का बच्चा होता है और वो थैलेसीमिया मेजर का निकल आता है, तो वो माँ तो बेचारी वैसे ही बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, बाप के लिए भी बहुत बड़ा इशू होता है। और चलें मुआशरा उसको ब्लड देता भी है, लेकिन जैसे जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होती हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा खराबी आना शुरू हो जाती है कि आयरन उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है, लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है, हार्ट इनलार्जमेंट हो जाती है, और ये सारे इनलार्जमेंट मिलकर उसको मौत के जो है ना वो मुंह में ले जाती हैं। लेकिन अगर और इसके मतलब देखें आप, जो ब्लड दे रहा है हर महीने 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, वो भी एक अलहदा से जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है और बड़ी पेनफुल एक्सरसाइज है। माँ बाप के लिए जनाब वो 1500 रुपये का बैग खरीदना पड़ता है, फिर बाद वक्त बच्चों में इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बाहर का ब्लड आ रहा है, अपना तो उसका प्रोड्यूस हो नहीं रहा। तो उस ब्लड की जो है ना वो एलर्जी रोकने के लिए, उसके बैड इफेक्ट्स को रोकने के लिए ब्लड को जो है ना वो प्योरीफाई किया जाता है, उस पर अलग से 3 से 4 हज़ार रुपये जो है ना वो खर्चा होता है। और ये मिल मिला के आप एनुअल बजट देखें तो ये अरबों रुपए का बजट बनता है। अब अगर हम कानून पे अमल करवा लें और सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए का टेस्ट लड़की का भी हो जाए और लड़के का भी हो जाए, हम ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज और हर साल हजारों बच्चों की डेथ और पूरे मुल्क पे अरबों रुपए का बोझ हम कम कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी फरमाया ना कि अगर हम कानून पर इम्प्लीमेंटेशन कर लें 2 से 3 हज़ार रुपये लग, बजाय इसके कि अरबों रुपए बाद में लगाने पड़े। एक तो मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि हमारे बच्चों को थैलीसीमिया है लेकिन थोड़ा सा है, इनिशियल स्टेज है, तो ये क्या सूरत हाल होती है? मतलब स्टार्ट से ही इनिशियल स्टेज या फिर बाद में जाके मेजर बन जाना, ये क्या है? ऐसा नहीं है, थैलेसीमिया मेजर शुरू से ही मेजर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा डीएनए की खराबी है जो दोबारा ठीक नहीं होती। अच्छा। इसमें 2-3 चीजें, थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है और इंटरमीडिया है। मेजर में तो हर सूरत ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है और ये विद इन 3 to 4 मंथ, मैक्सिमम विद इन 6 मंथ जो है ना वो डायग्नोज हो जाता है। इससे ये ज्यादा लेट नहीं होता क्योंकि बच्चे की जब माँ से हट के जब बच्चे का अपना सिस्टम 1.5-2 महीने बाद जो है ना वो एक्टिवेट होता है तो वो ब्लड प्रोडक्शन में बिल्कुल नाकाम हो जाता है और उसका कलर जो है येलो होना शुरू हो जाता है और ब्लड की कमी की वजह से बुखार और डायरिया होना शुरू हो जाता है। ये दो सिम्टम सबसे पहले जो है ना वो उसमें आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो थैलेसीमिया जो है ना वो माइनर के हैं। माइनर के उस वक्त खराबी आती है जब खुदा ना खास्ता अगर बेटी है तो उसके पहली बात तो यह है कि प्यूबर्टी तक पहुंचते ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा केयर के साथ ये प्यूबर्टी तक पहुंच जाए तो बच्चियों में जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट सीवियर हो गया या कहीं कोई सर्जरी करनी पड़ी तो फिर इन लोगों को एक्सटर्नल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इनको जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेजर में तो हर सूरत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आज थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने एक टेस्ट का जिक्र किया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमारी फैमिली में भी इस तरह के केसेस हैं कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बिल्कुल ठीक होते हैं, एक को थैलेसीमिया होता है, तो वो जो टेस्ट आप पहले करवा लेते तो उसमें ये भी बता दिया जाएगा क्योंकि 3 होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
अभी तक दुनिया की कोई लैब या कोई ऐसा वो नहीं पैरामीटर बना कि जिसमें ये चीज़ हो। ये कुदरत की तरफ से है और यहीं से इंसान की बेबसी और कुदरत की जो है ना वो कुदरत जाहिर होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अकल को इस्तेमाल करें, कानून इस पे लेजिस्लेशन करके इस टेस्ट को इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, तो हमारी जो है वो थैलेसीमिया मेजर की जो बच्चों की पैदाइश है ये ऑलमोस्ट नील की जा सकती है। लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर पहला बच्चा नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा या तीसरा भी नहीं होगा। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं कि जो 3-4 बच्चे हैं और तीनों चारों बेचारे मेजर के हैं, लेकिन 3-4 में एक भी मेजर का है। और एक चीज़ यहाँ मैं आपके तवज्जुह से क्लियर कर दूँ, जिस पे आज दुनिया में बहुत ज़्यादा बात भी होती है। अक्सर हमें ये बात समझाई गई है, पढ़ाई गई है, बताई गई है यूरोप से कि ये फैमिली जो है ना वो मैरिजेस की वजह से होती है, कज़न मैरिजेस की वजह से होती है। मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि ये बात इंतहाई गलत है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो थैलेसीमिया मेजर जिनके बच्चे हैं, या हीमोफीलिया जिनके बच्चे हैं, या और ब्लड कैंसर उनके अंदर जो है ना वो डायग्नोज हुआ है। वो कहते हैं कि जी हमारे तो दादा परदादा भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस हमने यहाँ शिफ्ट हुए, मकान लिया, ये लोग अच्छे थे, हमारी इनके साथ सलाम दुआ हुई और उसके बाद इनके साथ रिश्ता तय हुआ। वो भी बेचारे इसमें फंसे हुए हैं। हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए ये हमारे ज़हन में एक बात डाली गई है, और हमारे इस खास तौर पर एशिया के खत्ते में ये बात कही गई, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत था कि ये फैमिली जो है ना वो मैरिजेस की वजह से, कज़न मैरिजेस की वजह से होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोगों का गलत है कि कजन मैरिजेस की वजह से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर मैं साहब, इसके पिछले आपको सवाल सॉरी एग्जांपल दे दूं। आप ज्यूज देख लें जो हमें रिपोर्ट करते हैं, जो हमें इल्म देते हैं या जो तहकीक करते हैं, वो अपनी ज्यूज फैमिली से बाहर कभी शादी ही नहीं करते। कोई दुनिया का आज तक मुझे बता दें कि कोई वो इस तरह ज्यूज जो है ना वो बाहर शादी करें जो अपनी फैमिली वाले हैं, जो ओरिजिनल नस्ली यहूदी हैं। दूसरे तो वो जो आजकल सो कॉल्ड हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन मैं हीमोफीलिया पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो फैक्टर 9-10 तक जब हम पहुंचे तो 10 सिर्फ उन्हीं ज्यूज में हीमोफीलिया की वो पाई जाती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड अपनी ज्यूस की सिर्फ आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पिछले सवाल के जवाब में आप बात कर रहे थे ना कि जिस तरह से एक सारा प्रोसेस होता है, बच्चे को खून की बोतल लगती है और फिर एक लंबा प्रोसेस, फिर उस पर भी पैसे लगते हैं, कितना तकलीफ दे है ये एक बच्चे के लिए। और सेकेंडली, चूंकि आप इस पे बेहतर नॉलेज रखते हैं, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त क्या तादाद है, कितनी तेजी से ये थैलीसीमिया फैल रहा है पाकिस्तान में। जी, कुछ चीज़ें बड़ी तकलीफदेह हैं। कहने को तो यहाँ प्राइवेटली बहुत सारे फिगर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे मैंने नहीं कभी देखा कि एग्जैक्ट को फिगर आई हो। लेकिन ये है कि 6000 बच्चा हर साल थैलेसीमिया मेजर का जो है ना वो पैदा होता है, जो एक सेंटर से जो है वो दी गई है, जो कलेक्शन की गई है। लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। दूसरी बात देखें, जब बच्चे को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होती है तो फिर इसकी किलेशन थेरेपी स्टार्ट होती है। जब आयरन लेवल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और बेली उसकी बल्ज आउट होती है, लंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और वो बच्चों का बेचारों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और बच्चों की स्कूलिंग या बच्चों की जो सोशल लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस किलेशन थेरेपी के लिए जो इंजेक्शन देते हैं वो 8 घंटे में इंजेक्शन ख़त्म होता है। अब एक 2-3 साल का या 4 साल का बच्चा है, उसको 8 घंटे आप एक ड्रिप लगा के बिठा दें, उसकी लाइफ, सोशल लाइफ या उसकी सोशल मेंटेलिटी क्या रह जाएगी। फिर उसके साथ एक माँ को बैठना पड़ता है, माँ की भी जिंदगी आप समझ लें कि वो किस तरह की हो जाएगी, क्योंकि ये हफ्ते में 2-2 3-3 दिन उसको किलेशन थेरेपी बात करवाना पड़ती है। अगर हम शुरू से ही ये एहतियात कर लें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो इकोनॉमिकली, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली बर्डन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कौम पे पड़ रहा है। और हम उसके अगेंस्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो कर रहे हैं पिछले 16-17 साल से, कि अगर एक बच्चा हमारे पास आया और उसको 15 डेज आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो हमारे 3-4-6 माह के ट्रीटमेंट के बाद उस बच्चे का आयरन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक नॉर्मल हो जाता है, विद मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। और उसका स्प्लीन इनलार्जमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, लिवर इनलार्जमेंट खत्म हो जाती है, हार्ट उसका जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है, उसमें अगर कोई आयरन ओवरलोड है तो वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। और उसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पीरियड है, अगर वो 15 डेज था तो वो 20 डेज 30 डेज इस तरह आगे काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और उसके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब कमी
उसमें होती है, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम उसको लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल लाइफ में आ जाता है, वो दोबारा से बच्चों के साथ खेलता है, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होनी शुरू हो जाती है। और हमारे पास जो बच्चे 15-16 साल से रेगुलर आ रहे हैं, जब से हमने शुरू किया है इस पे काम, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब प्यूबर्टी के प्रोसेस में दाखिल हो चुके हैं। बच्चियां हैं, उनका मनारकी पीरियड स्टार्ट हो गया है, पीरियड्स आ रहे हैं, वो अपने नॉर्मली, उनकी हाइट नॉर्मल है, उनके जो है ना वो वेट नॉर्मल है। बच्चे हैं उनकी जो है ना वो दाढ़ी मूंछ आ रही है, और वो अपनी नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो 30 से 40,000 ब्लड बैग जो है ना वो इन 15-16 सालों में अपनी कौम के बचाए हैं। और इस पे देखिए कि कितने करोड़ों रुपए जो है ना वो खर्च होते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर गुलाम यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे के हवाले से ख़वातीन ज़ात। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी कहानी है जो कैनवस पर ख्वाब बुनती हैं। एमफिल स्कॉलर होने के साथ साथ वो जदीद फ़नून में महारत रखती हैं। इनकी स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि जज्बात, सोच और कहानियों की ज़ुबान है। अक्सा का फ़न रवायती हदूद से निकल कर एक नया बयानिया तश्कील देता है, जहाँ हर लकीर, हर रंग और हर अक्स कुछ कहता है, कुछ महसूस करवाता है, और वो नई नस्ल के लिए एक मिसाल है। और यही टैलेंटेड अक्सा आज हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अक्सा शुजा। आप पेंटर भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं और बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। Thank you. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सफ़र आपने कैसे शुरू किया? ये मैं स्टार्ट किया, एक्चुअली मुझे मेरी ये हॉबी थी। अच्छा। तो पहले मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। फिर मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की, स्केचिंग पे प्रैक्टिस करती रही, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। और जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपको ये अंदाज़ा था कि आगे जाके आपका पैशन या आपकी हॉबी प्रोफेशन में तब्दील हो जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, बस मैंने इसको एक पैशन बना लिया और बस बगैर सोचे समझे बस प्रैक्टिस करती रही। अच्छा अक्सर ये बताएं कि स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग की आपने बात की ना, तो उसमें कौन सा ज़्यादा आपको ज़्यादा पसंद है कि मुझे ज़्यादा उससे कुर्बत है? एक्चुअली मुझे पोर्ट्रेट्स पसंद है। अच्छा सही। तो मैंने स्टार्ट पोर्ट्रेट से ही किया था, फिर उसके बाद मैंने मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी आर्ट, कैलीग्राफी और ये एब्स्ट्रैक्ट, इनमें भी स्टार्ट कर दिया। और पोर्ट्रेट आपको पसंद है, इसकी कोई खास वजह? बस वैसे मैं औरतों के पोर्ट्रेट बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं देख रहा हूँ अच्छा, मैं देख रहा हाँ, हूँ वो मैं अभी आपकी वो तमाम एक्चुअली यहाँ पेंटिंग्स पे अभी देख रहा इतनी सारी पेंटिंग्स नहीं है, वो सोल्ड हो हूँ। चुकी लेकिन हैं। मुझे तो सामने दो औरतें तो यहीं पे नजर आ रही हैं। तो फिर कुछ आप लोगों ने jealous तो नहीं हो रहे? क्रिटिसाइज भी करना नहीं, स्टार्ट कर बिल्कुल, दिया, तो फिर नहीं, उनकी मैंने बात को एग्री कर रहा हूँ मैं। तो मुझे अक्सर ये बताएं कि पहली आपने कौन सी स्केच बनाई थी, किसकी बनाई थी, मतलब ऐसे रैंडम? एक एथनिक वुमन, अच्छा वो यहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो कैसा रिस्पांस मिला फिर सबसे उसको बहुत बनाने अच्छा के बाद? रिस्पांस मिला, वो सबको बहुत पसंद आई। लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा आर्ट को एक्सपेंड किया जाए। अपग्रेड करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने कहा कि आपकी बहुत सारी सोल्ड भी हो चुकी है ना, तो जितनी आपने दी हैं लोगों को, तो क्या उनकी ऑन डिमांड होती हैं, आप बनाती हैं या जी फिर? जी, ऑन डिमांड। सही। अब मैं ऑन डिमांड ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं टीचिंग भी करती हूँ, अच्छा, फिर माशाल्लाह। आर्ट क्लासेस भी लेती हूँ आफ्टर टीचिंग। अच्छा, आर्ट क्लासेस भी लेती हैं, जी। सो यू हैव आर्ट स्टूडेंट्स एज वेल। Yes. और ये कितने लंबा प्रोसेस है, कितने अरसे से आप ये काम करती आ रही हैं? वैसे तो मैं कॉलेज लेवल से ही करती आ रही हूँ, उसके बाद मैंने फिर गैप दे दिया था एमफिल करने के लिए। उसके बाद अब मुझे 4 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, सही सही। तो Continuous क्या आप न्यू जनरेशन को भी, मतलब आप तो वैसे खुद भी स्टूडेंट हैं, लेकिन जो लड़कियां, जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देती है? जी बिल्कुल। सही। तो इसका अच्छा। क्या कोई प्लेटफॉर्म है आपका जहाँ पर? एज लेवल्स 7 to 14 और फिर उससे आप, और फिर उनको अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल्स में फिर प्रैक्टिस देती हूँ। अच्छा अक्सर एक तो पेंटिंग आप बनाती हैं और एक है कोई शौकीन मिजाज शख्स जो आपकी पेंटिंग को पसंद करता है या आपको उस तरह से ऑन डिमांड बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सो पेंटिंग को पसंद करने वाले लोग भी तो तख्लीकी होते हैं, उनकी क्या क्या कहते होते उसको जी, स्पेशलिटीज़ या फिर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसकी भी कोई पहचान लेता बंदा यार कि ये एक तो या मेरी तरह है कि बस जिसने पेंटिंग घर पे लगा देनी है या फिर कुछ समझने वाला है? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेंटिंग का पता चलता है, वो देखेंगे। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं तो आप कहेंगे बस ये पेंटिंग है, लेकिन जिसको इसका बहुत ज़्यादा शौक होगा तो वो इसकी डीपनेस में चला जाएगा
कि ये क्या है, क्यों बनाई है। सही। तो अक्सर मुझे ये बताएं कि समटाइम्स जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है कि वो चीज़ों को बहुत एनालाइज करते हैं। मतलब जैसे वैसे तो आपने पहले कहा कि आप ख़वातीन की ज़्यादा बनाना पसंद करती हैं, तो क्या आप इन्वायरमेंट को देख के उससे भी इंस्पायर होती हैं और वो भी आप फिर अब कैद करते लैंडस्केप को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो फिर अच्छा। जैसे मैं देखती हूँ, जैसे हम कार पे जा रहे हैं तो मैं जैसे देखती हूँ कोई लैंडस्केप तो मेरा दिल करता है 20 को ड्रॉ कर लूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसे पेंसिल से बैठे हाँ, बैठे ऐसे देखे बैठे-बैठे ड्रॉ कर कर लेती दिया हो? सही। और फिर बिल्कुल। उस पे प्रॉपर वर्किंग भी हुई हो? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आर्टिस्ट है ना, कोई भी आर्टिस्ट होता है तो वो अभी अब मास्टर में हमारे साथ मास्टर दिखाइएगा ज़रा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये पोर्ट्रेट रखा हुआ है जिसमें एक खातून इन्होंने कुछ उठाया हुआ है, तो इसको आप अपनी ज़ुबान में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या सोच के आपने बनाया था। ये एक अफ्रीकन वुमन है एक्चुअली, ठीक हो जो कि जैसे कि अब हमारे डेजर्टेड एरिया में रहती हैं, इस तरह से अफ्रीकन वुमेंस वहाँ पे जैसे कोरियन में हैं, इस तरह की औरतें हैं, वो इसी तरह से ही ड्रेसिंग करती हैं और इसी तरह से काम करती हैं। तो उनको देख के फिर मैंने इस तरह किया, उनकी मूवीज़ मैंने देखी तो उनसे मुझे फिर इंस्पिरेशन मिली। सही। और एक एज अ आप ये कहें कि ख़वातीन आर्टिस्ट, क्या कोई चैलेंजेस आपको पेश आए अपनी फील्ड में? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ what? किया कि ये औरतों को बना रही है, औरतों के ऊपर ऐसे क्यों कर रही है, ऐसी ड्रेसिंग क्यों कर रही है। हाँ, तो फतवे फिर तो लेकिन नहीं ये मेरा लगे? शौक था तो मैं इससे पीछे नहीं हटी। अक्सर ये एक फतवे बहुत तो नहीं अच्छी लगे? नहीं। वैसे ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोगों की बातों में आके इन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। मतलब अपना पैशन जिस तरह से इनको था उन्होंने वैसे ही लेकर चली। तो अब मजीद आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करिए आइंदा? हाँ, अभी कैलीग्राफी पे कर रही हूँ, लैंडस्केपिंग पे। लैंडस्केपिंग पे ज़्यादा काम करिए। सही अच्छा, हो अक्सर मुझे ये बताइएगा कि आपका काम यहाँ पे भी है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब आपको इस सब काम में या अपने बाकी जो काम है जो आपके घर में होगा, क्लाइंट्स के पास होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा काम पसंद आया? मुझे ऐसा फन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और लैंडस्केपिंग वैसे ज़्यादा पसंद आ रही है अब हाँ, तो, लेकिन मैं काम सब पे ही कर रही हूँ, मैंने किसी चीज़ को भी अभी छोड़ा नहीं है। सही। तो ये आप एक पेंटिंग में जो ऑन डिमांड होती है कितना टाइम लेती हैं बनाने में? 2 to 3 months 2 अच्छा। to 3 months। अकॉर्डिंग टू देयर साइज डिपेंड करता है और डेप्थ। अच्छा, और ये कॉस्ट कितनी आ जाती है आपकी? और ये 30,000 30,000 ऑन डिमांड? यस। सही। सही। और 30,000 आप क्लाइंट से मांगती हैं या फिर 30,000 आपकी कॉस्ट आती है? 30,000 मेरी कॉस्ट। सही ओके। सही सही। और इसके साथ साथ जो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको आप क्लासेस भी देती हैं या फिर जो नहीं ले सकते उस तरह से, ज़ाहिर मुश्किलात भी होती हैं, तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब हाँ, के जैसे जो ज़रिए? पे नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं उनको फ्री भी दे देती हूँ। वैसे मेरी ट्राई होती है कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और मैं कहती हूँ कि ऑनेस्ट होकर सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि इनको ना सिखाऊं, ये आगे जाके ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मुझसे बेटर हो आगे जाएंगे। निकल जाएंगे। एक लोगों की होती है ना। बिल्कुल। तो वो बच्चे तंग हो जाते हैं, मैम बस इतना ज़्यादा ठीक डीप हो गया। नहीं। अक्सर आप इसी तरह से काम करती रहीं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।